कभी ये सोचा है कि किसी की सालों की बनी बनाई इज्जत, उसकी साख, अगर वो रातों रात खत्म हो जाए तो क्या होता होगा? बहुत गहरा सवाल है। ये सिर्फ एक डर नहीं है, हाँ। ये असल में शक्ति के खेल का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब है ना, शक्ति के 48 नियम। हाँ, बिल्कुल, 48 लॉज ऑफ पावर। उसका जो 5वां नियम है वो सीधा इसी पॉइंट पर आता है। कहता है कि सब कुछ आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेपुटेशन पर टिका है और इसकी हिफाजत अपनी जान की तरह करनी चाहिए। ये सचमुच बहुत गहरी है, क्योंकि प्रतिष्ठा मतलब आपकी रेप्यूटेशन वही तो है जो आपकी शक्ति की असली बुनियाद है। सही। इसी से तय होता है कि लोग आपको कैसे देखेंगे, आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, आपकी बात में कितना वजन मानेंगे। अगर ये चली गई तो सब गया। हाँ, तो आप बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं दुनिया की नजरों में। तो आज हम इसी नियम को थोड़ा खोल कर समझेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रतिष्ठा इतनी जरूरी क्यों है और इसे बचाया कैसे जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये अपने आप में एक कला है। और हम ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक हथियार भी बन सकती है। हाँ, दूसरों पर हावी होने का एक जबरदस्त औजार। ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर के इस गेम में रेप्यूटेशन काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिष्ठा की बात जब आती है तो ये कुछ दो धारी तलवार जैसी है ना? बिल्कुल, एक तरफ तो ये आपकी ढाल है, आपको बचाती है। हाँ, जैसे कोई आप पर उंगली उठाए या हमला करे तो आपकी अच्छी रेपुटेशन आपको बचा लेती है। सही। और दूसरी तरफ यही रेप्यूटेशन एक हथियार भी है, जिससे आप दूसरों के खिलाफ, खासकर अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा वो मॉन्टेन ने कहा था ना कि अपनी शोहरत या प्रतिष्ठा किसी और को तोहफे में देना ये बहुत ही कम होता है। हाँ, लोग इसे जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। और यहाँ एक और बारीक बात है शायद कि प्रतिष्ठा का लेना देना असलियत से ज्यादा दिखावे से है। हाँ, बिल्कुल, इसका अंदाजा अक्सर बाहरी चीजों से ही लगाया जाता है। जैसा कि वो नियम 6 में भी आता है ना कि हर चीज का मूल्यांकन उसके बाहरी रूप से होता है। अच्छा। तो आपकी रेपुटेशन एक चश्मे की तरह काम करती है। लोग आपके हर काम को उसी चश्मे से देखते हैं। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो शायद आपकी छोटी मोटी गलतियां भी नजरअंदाज हो जाएं। या लोग सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, इरादा अच्छा होगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर रेपुटेशन पर दाग लगा है तो फिर तो अच्छा काम भी शक के दायरे में आ जाता है। बिल्कुल, तब तो नेक इरादे से किया गया काम भी सवालों के घेरे में आ जाता है। बिना रेपुटेशन के इंसान एक तरह से खुला निशाना बन जाता है। इस बात को ना एक बड़ी मजेदार कहानी से समझते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने रेपुटेशन की ताकत को ना सिर्फ समझा बल्कि उसका क्या खूब इस्तेमाल किया। पीटी बर्नम। ओह, बर्नम, हाँ, शोमैन। हाँ, साल का 1841। बर्नम जो थे वो मैनहट्टन का अमेरिकन म्यूजियम खरीदना चाहते थे। सपना था कि अमेरिका के सबसे बड़े शोमैन बने। लेकिन दिक्कत ये थी कि पैसे नहीं थे। हाँ, ये तो आम दिक्कत है। लेकिन उनके सामने एक और मुश्किल थी। क्या? उनका एक तगड़ा कॉम्पिटिटर भी था मैदान में, पील म्यूजियम वाले। वो भी वही म्यूजियम खरीदना चाहते थे। अच्छा, तो मुकाबला था। हाँ, और यहाँ बर्नम ने सीधा रास्ता नहीं लिया। मतलब पैसों से या ताकत से मुकाबला करने के बजाय उन्होंने एक टेढ़ा रास्ता चुना। उन्होंने पील म्यूजियम की रेप्यूटेशन पर हमला बोला। ओह, मतलब पैसे की कमी का रोना नहीं रोया, बल्कि दुश्मन की इज्जत पर ही वार कर दिया। ये कैसे किया उन्होंने? बहुत चालाकी से। उन्होंने अखबारों का इस्तेमाल किया, एक तरह से चिट्ठियां लिखने का कैंपेन चलाया। अखबारों में क्या लिखा? उन्होंने अखबारों में मतलब अलग अलग नामों से या गुमनाम तरीके से चिट्ठियां छपवाई और उनमें पील म्यूजियम के मालिकों को क्या कहा? दिवालिया बैंक डायरेक्टर। अरे बाप रे। हाँ, ये फैलाया कि उन्हें म्यूजियम चलाने का कोई तजुर्बा ही नहीं है, वो तो बस पैसे के पीछे हैं। और यही नहीं रुका। और क्या किया? उसने आम लोगों को पील के शेयर खरीदने से भी मना किया। ये डर फैलाया कि अगर पील ने एक और म्यूजियम खरीदा तो उसके पास पैसे कम पड़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे और वो दिवालिया हो जाएगा। बाप रे, ये तो सीधा सीधा उनकी साख खत्म करने और डर फैलाने वाली बात हुई। तो इसका असर हुआ? लोगों ने मान ली ये बातें? बिल्कुल हुआ। नतीजा ये निकला कि पील म्यूजियम के जो स्टॉक थे, शेयर थे, उनकी कीमतें एकदम से गिर गईं। ओह। जो लोग पहले पील को पैसा देने वाले थे वो सब पीछे हट गए और अमेरिकन म्यूजियम के जो मालिक थे उनका भी भरोसा उठ गया पील पर से। उन्हें भी लगा कि ये आदमी तो डूब रहा है। हाँ, उन्हें लगा कि ये सच में पैसे की तंगी में है और म्यूजियम नहीं चला पाएगा। तो आखिर में क्या हुआ? उन्होंने म्यूजियम बर्नम को ही बेच दिया।
शायद कम दाम पर भी। कमाल है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बर्नम ने ये लड़ाई मतलब सीधी ताकत से नहीं जीती। नहीं, पैसे से भी नहीं। उसने अपने दुश्मन की रेप्यूटेशन को बर्बाद करके जीत हासिल की। उसने माहौल ही ऐसा बना दिया कि जीत अपने आप उसकी झोली में आ गई। यानी इज्जत पर किया गया हमला सीधे हमले से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। और ये कहानी शायद यही नहीं रुकी, सुना है बाद में भी वो ये तरकीबें अपनाता रहा। हाँ बिल्कुल, जब बर्नम खुद एक बड़ा नाम बन गया, उसकी अपनी रेप्यूटेशन बन रही, तब भी उसने इस हथियार को नहीं छोड़ा। कहते हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए नकली हिप्नोटिज्म शो वगैरह करता था। अच्छा, मजाक उड़ाने के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि अफवाहों में, मजाक उड़ाने में कितनी ताकत होती है। जब आप किसी की रेपुटेशन पर सवाल उठाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो आप उसे डिफेंसिव मोड में ले आते हैं। वो बौखला जाता है। हाँ, वो बौखला जाता है, सफाइयां देने लगता है और इस चक्कर में अक्सर और गलतियां कर बैठता है। ये उन लोगों के लिए तो बड़ा कारगर हथियार है जिनके पास शुरू में खोने को कुछ नहीं होता, कोई खास रेपुटेशन नहीं होती। और जब आपकी अपनी रेपुटेशन मजबूत हो जाए, तब दुश्मन का मजाक उड़ाना उसे और कमजोर दिखाता है और आपकी छवि और मजबूत होती जाती है। तो बर्नम ने तो दिखा दिया कि रेपुटेशन को हथियार बनाकर कैसे जीता जा सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल, कि ये कितनी नाजुक चीज है और कैसे वक्त बदलने पर आपके अच्छे काम भी आपके खिलाफ जा सकते हैं। सही कहा। और इसे समझने के लिए हमें एक पुरानी चीनी कहानी देखनी होगी, मी जूशिया की कहानी। वो वेई राज्य के राजा के दरबार में थे। मी जूशिया, ठीक है जी। मी जूशिया जो थे वो शुरू में राजा के बहुत करीब थे, उनके पसंदीदा थे। उनकी इमेज थी एक बहुत ही शरीफ, वफादार दरबारी की। और उस टाइम वे में एक बड़ा सख्त कानून था। कैसा कानून? कानून ये था कि अगर कोई राजा की इजाजत के बिना उनकी शाही बग्गी में सवार हो गया तो सजा के तौर पर उसके पैर काट दिए जाते थे। बाप रे, पैर काट देते थे? ये तो बहुत सख्त सजा है। हाँ, बहुत गंभीर सजा थी। और मी जूशिया ने इसी कानून से जुड़ा कुछ किया था, है ना? हाँ, हुआ ये कि एक बार मी जूशिया को कहीं से खबर मिली कि उनकी माँ वो बहुत बीमार है। अब माँ से मिलने की जल्दी थी, तो उन्होंने कानून की परवाह नहीं की और चुपके से राजा की शाही बग्गी इस्तेमाल कर ली। ओह, पकड़े गए। जब राजा को ये बात पता चली तो उस वक्त राजा का जो रिएक्शन था वो बड़ा हैरान करने वाला था। क्या किया राजा ने? सजा दी? नहीं, सजा देने के बजाय उन्होंने मी जूशिया की तारीफ की। तारीफ? पैर काटने वाले कानून को तोड़ने पर? ये कैसे? क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा, देखो मी जूशिया कितना फर्ज निभाने वाला बेटा है। अपनी माँ के लिए वो इतनी भयानक सजा का डर भी भूल गया। अच्छा। उस वक्त इस काम को उसकी वफादारी और माँ के लिए प्यार के सबूत की तरह देखा गया। एक और किस्सा है। हाँ। एक बार मी जूशिया राजा के साथ बाग में घूम रहे थे। उन्होंने एक आड़ू खाया, पीच। उन्हें वो बहुत मीठा लगा, तो उन्होंने आधा खाया हुआ आड़ू राजा को दे दिया। अपना जूठा। हाँ, और उस समय इसे भी प्यार और सम्मान जताने का तरीका माना गया। कमाल है, मतलब शुरू में उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि कानून तोड़ना भी तारीफ के काबिल बन गया और झूठा फल देना भी प्यार की निशानी। एग्जैक्टली। लेकिन फिर कुछ हुआ, कहानी बदली। हाँ, फिर वक्त बदला और किसी वजह से, वजह साफ नहीं है, लेकिन मी जूशिया राजा की नजरों से गिर गए। वो जो खास जगह थी उनकी, वो खत्म हो गई। अच्छा। और अब आता है रेप्यूटेशन का असली खेल। हाँ। राजा को अचानक मी जूशिया के वही पुराने काम याद आए जिनकी कभी तारीफ हुई थी। लेकिन अब उनका बिल्कुल बदल चुका है। जो काम पहले अच्छे थे वो अब बुरे बन गए। बिल्कुल। अब राजा ने कहा, ये मी जूशिया कितना ढीठ था, इसने मेरी इजाजत के बिना मेरी बग्गी इस्तेमाल कर डाली। ओहो। और वो आधा खाया हुआ आड़ू देना, वो अब बन गया एक अपमानजनक हरकत। राजा बोला, इसने अपना जूठा आड़ू मुझे खिलाने की हिम्मत कैसे की? अरे सोचिए, मी जूशिया के काम नहीं बदले थे, काम वही थे। हाँ, काम तो वही थे। बदला था तो सिर्फ राजा का देखने का नजरिया। और वो क्यों बदला? क्योंकि मी जूशिया की रेपुटेशन गिर चुकी थी। वाह। ये कहानी एकदम साफ दिखाती है कि आपकी रेपुटेशन ही तय करती है कि आपके कामों को कैसे समझा जाएगा। एक ही काम अच्छी रेपुटेशन के टाइम पर अच्छा और बुरी रेपुटेशन के टाइम पर गुनाह बन सकता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि हमारा अतीत भी हमारे आज की इज्जत के हिसाब से बार बार लिखा जाता है एक तरह से। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो चीज है रेपुटेशन, जो इतनी नाजुक भी है और इतनी ताकतवर भी,
इसे बनाया कैसे जाए और फिर इसे बचाया कैसे जाए? देखिए, इसे बनाने का तरीका है धीरे धीरे, ईंट पर ईंट रखकर एक मजबूत नींव पर। इसे किसी एक खास क्वालिटी के आसपास बनाना चाहिए, जैसे ईमानदारी हो या शायद चालाकी या दरियादिली, जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा काम का हो। और एक बार ये बन जाए ना, तो इसकी ताकत बहुत जबरदस्त होती है। कैसे? एक मजबूत रेपुटेशन आपकी मौजूदगी को बड़ा बना देती है, आपकी ताकत को असलियत से कई ज्यादा दिखाती है, और इसमें आपकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन जनरल थे रोमेल। उनकी चालाकी और धोखे वाली तरकीबों की ऐसी शोहरत फैली थी। डेजर्ट फॉक्स। हाँ, डेजर्ट फॉक्स। उनकी ऐसी शोहरत थी कि दुश्मन सेनाएं कई बार सिर्फ रोमेल का नाम सुनकर ही पीछे हटाती थी, बिना लड़े ही। अरे वाह! तो रेप्यूटेशन आपके चारों तरफ एक ऐसा घेरा, एक ऑरा बना सकती है जो इज्जत भी दिलाए और कभी-कभी डर भी पैदा करे। तो अगर हम इन सब कहानियों को, इन सिद्धांतों को आज के टाइम में देखें, तो प्रैक्टिकली क्या सबक मिलते हैं इनसे? मतलब बिजनेस में, लीडरशिप में या आम जिंदगी में? इसके कई प्रैक्टिकल पहलू हैं। हाँ। पहला तो यही कि अपनी रेप्यूटेशन पर अगर कोई हमला हो तो उसके लिए तैयार रहें और उसका बचाव करना सीखें। जैसे बर्नम के दुश्मन नहीं कर पाए थे। बिल्कुल, वो यही मात खा गए। दूसरा, अपनी कहानी, अपना नैरेटिव वो खुद कंट्रोल करें, जैसे बर्नम ने किया। अगर आप अपनी इमेज खुद नहीं बनाएंगे तो कोई और बना देगा, और शायद आपके हक में ना हो। हाँ। तीसरा, हमेशा ये याद रखें कि लोग आपके कामों को आपकी मौजूदा रेपुटेशन के चश्मे से ही देखेंगे। मीजुशिया वाली बात। इसलिए रेपुटेशन का लगातार ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चौथा, रेपुटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार बन गई तो बस छुट्टी। अच्छा। नहीं, इसे लगातार मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा उसका प्रचार करते रहना पड़ता है ताकि वो लोगों के दिमाग में ताज़ा रहे। अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो आप दूसरों को मौका दे रहे हैं कि वो आपको डिफाइन करें। तो कुल मिलाकर बात यही है कि भी प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। हाँ, एक तरह से। ये वो चश्मा है जिससे दुनिया आपको देखती है। पीटी बर्नम ने दिखाया कि इसे कैसे बनाना है और कैसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। और मीजुशिया की कहानी ने सिखाया कि ये कितनी नाजुक है और कैसे वक्त के साथ इसकी परिभाषा बदल सकती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि रेपुटेशन शीशे की तरह होती है। हाँ, एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन है। शायद इसीलिए ग्रीन ने कहा, इसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करो। इसीलिए लगातार सावधान रहना और देखभाल करना जरूरी है। रेपुटेशन रातों रात नहीं बनती, ये सच है, लेकिन ये रातों रात खत्म जरूर हो सकती है। बनाने में सालों लगते हैं और गंवाने में बस एक पल। इसलिए इसकी हिफाजत तो जिंदगी भर करनी पड़ती है। श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्योंकि रेपुटेशन बाहरी दिखावे पर या दूसरों की सोच पर इतनी ज्यादा टिकी होती है, तो हम रोज की जिंदगी में जिन लोगों से मिलते हैं, उनकी जो इमेज हम देखते हैं, उसमें कितना हिस्सा उनका असली मैं होता है और कितना हिस्सा सिर्फ पावर पाने या बनाए रखने के लिए सावधानी से तैयार की गई एक इमेज होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।